Alright people, so I guess you are able to see the screen right now. सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ यहाँ पे स्लाइड्स आपके सामने Yes, आ गई होंगी sir. और आपको यहाँ पे दिख रही होंगी. Yes, sir. Yes, sir. We'll फटाफट we'll just walk through the glyoxysomes and Yes, sir. हाँ जी बोलिए. ठीक है, हम लोग फटाफट यहाँ पे एक रन करेंगे फटाफट फ्रॉम द ग्लायोक्सिसोम्स एंड योर पेरोक्सिसोम्स एंड देन विल जंप ऑन टू द न्यू चैप्टर जो आप करेंगे यहाँ पे सेल डिवीजन वाला चैप्टर. ठीक है, फ्राइडे की क्लास में इसके अलावा मैंने क्वेश्चंस कराए थे जो यू विल बी गेटिंग देम इन द पीवाईक्यू वाला जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. क्या किया था हमने लास्ट क्लास के अंदर? ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने किया था हमारा एक ऑर्गेनल जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा पेरोक्सिसोम. सो दैट इज समथिंग वी डिड. हमने यहाँ पे किया था पेरोक्सिसोम. तो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते कि यार लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में क्या देखा था. जब भी आपके सामने ये टर्म आता है पेरोक्सिसोम तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मिलेगा. सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि ये आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इस ऑर्गेनल के अंदर आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगा. तो ये जो ऑर्गेनल है इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ये जो मेरा ऑर्गेनल जैसा भी होगा इसके आसपास आपको मेम्ब्रेन मिल जाती है. तो इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी, ये जो पेरोक्सिसोम है इसका काम होता है H2O2 सिंथेसाइज करना और उसे डिग्रेडेट करना. याद रखना, H2O2 है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसको बनाया जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर और इसको अंदर ही वहां पे ब्रेक डाउन भी किया जाता है. सो H2O2 को बनाया भी जाएगा और उसे ब्रेक डाउन भी किया जाएगा एंड दैट विल बी हैपनिंग इन द पेरोक्सिसोम. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है. सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हैपनिंग विद इन द पेरोक्सिसोम. तो ये आपको याद रखना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये ब्रेक डाउन करने के लिए ये जो H2O2 है ना बेटा, इसको अगर ब्रेक डाउन करना हो तो ये ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम लग जाता है और वो एंजाइम का यहाँ पे नाम है आपका कैटालेज. सो कैटालेज हैपेंस टू बिकम एंजाइम जिसको यूज करके आप H2O2 को ब्रेक डाउन करते हो और ये सब आपका होगा पेरोक्सिसोम के अंदर. याद रखना H2O2 को आप ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रख नहीं सकते. यू हैव टू ब्रेक इट डाउन. सो ये करा जाएगा यूजिंग द कैटालेज. उसके साथ साथ पेरोक्सिसोम जो आपका होता है वो इन्वॉल्व होता है इन योर फोटो रेस्पिरेशन. दैट इज वन ऑफ द पाथवे यू सी इन द प्लांट्स. एक ये पाथवे जो आपको प्लांट्स में मिलेगा देखने के लिए और ये एक ऐसा पाथवे है जो आप लाइक ड्यूरिंग चैप्टर 13 आप इसे पढ़ोगे. आप शायद पढ़ चुके होंगे. तो फोटो रेस्पिरेशन जो आपका इवेंट होता है वो आपका होगा तो उसके अंदर आपका इन्वॉल्व होगा आपका पेरोक्सिसोम. तो ये ऑर्गेनल आपके इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग योर फोटो रेस्पिरेशन. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यार ये एक ऑर्गेनल है, एनिमल प्लांट्स में आपको मिल रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे H2O2 बनेगा और वहां पे उसे ब्रेक डाउन भी हम लोग करेंगे. दैट्स अ थर्ड पॉइंट. वो करने के लिए एंजाइम जो यूज करेंगे वो होगा आपका कैटालेज और ये ऑर्गेनल आपका इन्वॉल्व है इन योर फोटो रेस्पिरेशन. अगर कभी कोई क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए. अगर इतना भी अगर आपको याद रहता है तो आप यहाँ से कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे. कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से करने जाओगे तो मिस नहीं होगा अगर आपको इतना भी याद रहता है तो. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. नाउ फायरफ्लाइज के अंदर भी जो लाइट होती है वो पेरोक्सिसोम की रिएक्शन से ही होती है. सो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे दिखाया था आपको. देन नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे वो आपका यहाँ पे होगा ग्लायोक्सिसोम्स जो हमने लास्ट क्लास में देखा था. ग्लायोक्सिसोम एक स्पेशल टाइप के पेरोक्सिसोम ही है. दे आर माय अ टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम्स और ये आपको मिलेंगे देखने के लिए विद इन द प्लांट्स ओनली. याद रखना ये आपको प्लांट्स में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे. सो ग्लायोक्सिसोम्स जब आपके सामने ये टर्म आएगा आपको याद रखना है कि ये टर्म यूज किया जाएगा फॉर द प्लांट्स, नॉट फॉर समवन एल्स. ठीक है, बट ये हर एक प्लांट में आपको नहीं मिलेंगे. आपके जो ग्लायोक्सिसोम से याद रखना ये आपको हर एक प्लांट में नहीं मिलेंगे. आपको सिर्फ कुछ टाइप के प्लांट्स में ही मिलेंगे. कोई बता सकता है कि कुछ टाइप के प्लांट्स कौन से होते हैं जिसमें ये आपको मिल सकता है? Which store oil and fat? वेरी ट्रू, द प्लांट्स विच स्टोर ऑयल एंड फैट. जो भी आपके जो प्लांट्स होते हैं जो आपके ऑयल या फैट्स को स्टोर करते हैं उनके अंदर आपको ये ग्लायोक्सिसोम्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो याद रखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर फाउंड अमंग द लिपिड बॉडीज ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स इन द प्लांट. तो आपने कई सारे प्लांट्स का नाम सुना होगा, ऑयल सीड्स जिन्हें हम बोलते हैं. तो ये ऑयल सीड्स वाले जो प्लांट होते हैं इनके अंदर आपको ग्लायोक्सिसोम देखने के लिए आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन इज इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है बीटा ऑक्सीडेशन करना. इसका काम होता है ऑयल का बीटा ऑक्सीडेशन करना. याद रखना ऑयल का बीटा ऑक्सीडेशन आपका करेगा ग्लायोक्सिसोम. तो मैं समझा देता हूँ कि यार ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है. सो जब हम बोलते हैं हम यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. समवेयर ओवर हियर, जस्ट वेट अ मिनट. हाँ, तब मैं कह रहा हूँ कि आपका हो रहा है यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन. इसका मतलब क्या हो रहा है?
सो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स जब होता है आपके प्लांट्स के अंदर, तो तब क्या होगा कि आपका जो भी ऑयल होगा ना, जो भी आपका ऑयल होगा या फैट्स होंगे, उसको कन्वर्ट करा जाएगा इन योर एसिटाइल कोए, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एसिटाइल कोए, और फिर इस एसिटाइल कोए को यूज करके हम ग्लूकोज बाद में बना सकते हैं. देन दिस एसिटाइल कोए कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द ग्लूकोज लेटर. वो कैसे बन रहा है आपको जानना जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स आपका करेगा आपका ग्लाइऑक्सीजोम्स. is done by my glyoxysomes. They are the one who do your beta oxidation of fat and that is happening in the glyoxysomes. और ये जब हो रहा है तब एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप ऑयल को ब्रेक डाउन कर रहे हो, ऑयल को आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हो इनटू एसिटाइल को, और फिर इसको यूज करके आप बना सकते हो ग्लूकोज जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी. सो ये आपको मिलता है होते हुए इसके अंदर. तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं अबाउट द ग्लाइकोसोम्स. इट इज गोइंग टू स्टोर द, इट इज सीन इन द प्लांट्स जहाँ पे फैट्स एंड ऑयल्स आपको मिल जाएंगे, और इट कैरीज आउट बीटा ऑक्सीडेशन. ठीक है, जब आपका प्लांट जर्मिनेट करेगा तो उसके अंदर इन ऑयल्स को ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग, बनाएंगे एसिटाइल को, और फिर उसमें से यूज करके हम ग्लूकोज बना सकते हैं. ये सब आपका वहां पे प्लांट करेगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी ग्लाइकोसोम्स, राइट. तो ये दो चीजें हमने की थी फ्राइडे को, एंड नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. इसके अलावा मैंने आपको एनसाइड की कुछ लाइंस दिखाई थी. प्लीज गो थ्रू दोस लाइंस, आई विल बी गिविंग यू दोस स्लाइड्स अगेन, सो प्लीज गो थ्रू दोस स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर अपने यहाँ पे खत्म होता है. समवन हैज अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, हाँ जी महक. और उसके बाद द ओनली थिंग यू हैव टू डू ओवर हियर इज, आपको आपके एंड से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपकी इस चैप्टर पे ग्रिप अच्छी बने, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड. ठीक है, सो फ्रॉम माय एंड द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके जो आपको मिलेंगे इन द अपकमिंग डेज, you have to have a good grip on that. Now moving on to the next chapter, but before that just want to tell you one thing कि आपका जो संडे को टेस्ट होगा उसमें जो आपका जो चैप्टर आएगा वो आपका होगा लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, संडे को आपका बायो का टेस्ट होने वाला है, और उसमें जो आपका चैप्टर आ रहा है वो आपका होगा लिविंग वर्ल्ड. भूलना नहीं है सबने, लिविंग वर्ल्ड आपका यहाँ पे टेस्ट में चैप्टर आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या सीखना है. अब यहाँ पे अब हमारा नया चैप्टर यहाँ पे चालू होगा, और जो नया चैप्टर हमारे यहाँ पे चालू हो रहा है वो है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सो हम लोग चालू करेंगे नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. दिस इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट. सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली अबाउट द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसे यहाँ पे हम समझेंगे क्या है क्या नहीं, and we'll try to understand certain number of things about the cell division. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे सेल डिवीजन की. अगर मैं थोड़ा प्रिसाइसली बात करूं तो हम यहाँ पे बात करेंगे हम exactly about the mitosis and your meiosis. हाँ जी, माइटोसिस और मियोसिस का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब समझेंगे. और हम ये भी समझेंगे कि यार आपका सेल साइकिल रेगुलेट कैसे होता है, कैसे वो काम करता है, कब आपका सेल काम नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता, कब आपका सेल ज्यादा डिवाइड करता है, अगर ज्यादा डिवाइड करता है तो क्या दिक्कतें आ सकती है, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो कौन से सेल्स में डिवीजन नहीं हो रहा. सो ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. काफी छोटा चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. अगेन क्वेश्चन अगर आप इस पर ज्यादा करते हो तो काफी आसानी और हो जाती है आपको समझने के लिए, बट ओवरऑल इट्स अ स्मॉल चैप्टर. ये बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, तो ये उतना टाइम नहीं लेगा जितना आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ ने दिया था, उतना टाइम ये नहीं लेगा. ठीक है, अब आप जानते हो कि आपके बॉडी में हर एक सेल आपके डिवाइड करते हैं. यू गेट टू सी आपके बॉडी के अंदर हर एक सेल आपके यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, राइट. अगर आपको याद हो तो मैं आपको बोला था आपके पास होते हैं बॉडी के अंदर अराउंड 10⁻14 नंबर ऑफ सेल, तो काफी बड़ा नंबर आपको सेल का मिल जाता है बॉडी के अंदर, और ये सब लोग डिवाइड करता रहते हैं कभी कभी अपने हिसाब से, एंड दे जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर, राइट. बट कुछ सेल होते हैं जो कभी डिवाइड करते ही नहीं है, एक बार वो बन गए उसके बाद उन्होंने डिवीजन करना ही नहीं है. ऐसे भी कुछ सेल है आपके बनने के बाद डिवाइड नहीं करते, और दे दे जस्ट डू देयर वर्क, वो अपना काम करते हैं बट वो डिवाइड नहीं करते, वो अपना नंबर नहीं बढ़ाते हैं. क्या आप मुझे कोई ऐसे सेल का नाम बता सकते हो जो एक बार बनने के बाद वापस डिवाइड नहीं करता? आप कोई बता सकते हैं सेल का नाम? एनीवन?
It starts with N. Neuron, sir. न्यूरॉन. न्यूरॉन तो बेटा आपका रहता है ना, एक बार वो बन गए उसके बाद वो एडिशन नहीं होगा वहां पे सेल का. एक बार वो बन जाते दे विल स्टार्ट डूइंग देयर वर्क बट दे डू नॉट ऐड न्यू सेल्स ओवर देयर. ठीक है. सो न्यूरॉन इज समथिंग जो आपका बनने के बाद वो आपका लेगा और आपके सेल ऐड नहीं करेगा, तो उनका नंबर उतना ही रहता है. ठीक है. उसी तरीके से यू कैन हैव समथिंग नोन एज योर कार्डियक सेल्स. कार्डियक सेल्स मतलब आपके हार्ट के सेल्स. जो आपके जो हार्ट के सेल्स होते हैं, आई जस्ट राइट ओवर हियर हार्ट. आपके जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो भी एक बार बनने के बाद अपना काम चालू कर देते हैं एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर डिवीजन. तो उसमें से 1 से 2 नहीं बनेंगे वहां पे, उतने ही रहेंगे. राइट. इसलिए होता क्या है ना, अगर किसी को हार्ट अटैक आए, अगर किसी को हार्ट अटैक आए या कार्डियक अरेस्ट आए, तो उसके अगर कुछ हार्ट सेल्स की डेथ हो जाती है तो हार्ट की एफिशिएंसी हो जाती है कम. अब आपका हार्ट वैसे नहीं काम करता जैसे वो पहले करता था हार्ट अटैक के पहले. उसकी एफिशिएंसी हो जाती है कम क्योंकि जो सेल्स थे उनकी डेथ हो गई, कुछ सेल्स की डेथ हो गई एंड उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते. राइट. उन्हें आप बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दे विल गेट इन अ स्टेट कि आपका हार्ट काम कर रहा है बट उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो ये भी आप चीज समझना कि अगर ये सेल्स, ये कितने इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, अगर इनको कुछ होता है ना तो इट्स लाइक अ परमानेंट डैमेज. सेम गोस फॉर न्यूरॉन्स. अगर न्यूरॉन्स की अगर डेथ होना चालू होती है देन अगेन दैट पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी रिप्लेस. उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते. ठीक है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक और मैं चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक सर्टेन एज के बाद, अभी तो आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इन योर लेट 20s व्हाट विल हैपन कि न्यूरॉन्स का जो नंबर होता है ना वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है. इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. ये आपका नॉर्मल चीज है कि एक टाइम के बाद आपके न्यूरॉन्स का नंबर लाइक ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट डाइंग राइट इन सर्टेन नंबर्स. और वो आपका फिर डिक्लाइन ही होता है एज के साथ साथ. एज के साथ वो आपका नंबर कम ही होता रहेगा, वो आपका लाइक कभी बढ़ेगा नहीं और उसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. दैट इज वाई यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. और शायद इसलिए अगर आप इस चीज को समझोगे, जब आपके न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है, समझो आप 28 एज के हो, देन यू ग्रो, यू टर्न अप टू 35 40, देन क्या होता है आपके न्यूरॉन्स दे डाई. The neurons die and you are no longer the same person what you were in the 28 years of age. अगर आप देखोगे, अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन को अगर आप कभी देखोगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है ना रिफ्लेक्सेस को यूज करने की, बैट समझो आप क्रिकेटर की बात करो जिन जो बैटिंग करते बॉलिंग करते हैं, वो भी उनकी कम हो जाती है. इवन इफ यू सी द रिफ्लेक्सेस आल्सो गो स्लाइटली स्लोअर. कभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो दे आल्सो गेट स्लाइटली स्लोअर या इतने एक्टिव नहीं रह पाते वो लोग. सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स. इट्स देयर एक तो इनका लाइक द ब्रेन degenerates, so it also impacts your physical ability as well to a certain extent, and even it has to do with your muscle cell as well. So you get to see all those things happening. So please know one thing over here कि आपके न्यूरॉन्स और कार्डियक सेल्स जो आपके होते हैं, they once they are formed they do not divide. ठीक है. once they are formed they become functional. They become very much functional but they do not divide. So काफी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके अगर हार्ट सेल्स को वापस से डिवाइड करना चालू करवा सकें किसी तरीके से, देन कई सारे जो कार्डियक इश्यूज होते हैं उसे आप ठीक कर सकते हो. तो ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक के बावजूद द पर्सन माइट हैव अ सेम एफिशिएंसी अगर आप ये करा सकते हो तो. So people are trying to work on that so that they can actually start the division of those kind of cells again. So cardiac cell हो गए, न्यूरॉन्स आपके हो गए जो आपके डिवाइड करने के बाद वापस से फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं. ठीक है. एक तो ये बात हो गई. अब उसके अलावा जो आपके जो नॉर्मल जितने भी सेल्स है वो डिवाइड करते रहेंगे. They just keep on dividing and they just keep on adding the cells. तो इसमें हमें समझना क्या है, कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते हैं कि cells originate from the pre-existing cell and this process is called as your cell division. तो you know what is cell division, right? अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर एक सेल को डिवाइड करने के लिए लगते हैं 24 आवर्स. एक सेल को डिवाइड करने के लिए लगते हैं 24 आवर्स. 24 घंटे लगते हैं एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में. राइट. एक पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होने में आपके 24 आवर्स लग जाता है. उसी तरीके से अगर मैं बैक्टीरिया को बात करूं, अगर बैक्टीरिया की बात करूं मैं, तो इसको लगते हैं 20 मिनट. तो इसको पूरा डिवाइड करके एक और बैटर बनाने में इसके 20 मिनट लग जाएंगे. तो 1 घंटे में तो आप काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ बैटर यहाँ पे बन जाएंगे.
राइट। अगर ऐसी बात है, अगर आप इस चीज को सोचो कि 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है, तो 1 घंटे में तो इसका नंबर इतना होना चाहिए कि आप उसे नेकेड आई से देख पाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपके एक एरिया के अंदर बैक्टीरिया है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बैक्टीरिया है, और अगर वो 20 मिनट बाद डिवाइड करते हैं, तो 1 घंटे बाद तो आपके पास इतने बैक्टीरिया होने चाहिए कि आप उन्हें नेकेड आई से भी देख पाओगे, यार यहाँ पे कुछ है। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। क्या कोई बता सकता है या कोई सोच सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि बैक्टीरिया इतना रैपिडली डिवाइड कर सकते हैं बट इनका नंबर इतना ज्यादा जाता नहीं है? कोई सोच सकता है ऐसा क्यों होता होगा? एनीवन? सर क्योंकि उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती होगी। ठीक है, एक ये आंसर मैं आपका ले सकता हूँ। और कुछ इसके अलावा? उनकी उनका साइज बहुत स्मॉल होता है शायद इसलिए। नहीं, साइज तो ठीक है, स्मॉल है तो कोई दिक्कत वाली नहीं। और कुछ, और उसके अलावा और कुछ सोच सकते हो कि ऐसा क्या होता होगा कि वो ग्रो तो कर रहे हैं इतने, 1 घंटे के अंदर उनका नंबर तो बहुत बढ़ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो हो नहीं पाता। एक्चुअली वो हो नहीं पाता। चलो, एक चीज आपने की, चलो डेथ हो जाती है, उसके अलावा और क्या आप सोच सकते हो? और कुछ? ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल थोड़ा अलग तरीके से देता हूँ। सोचो, तुम्हारे पास गार्डन है, तुम्हारे पास खुद का गार्डन है, और उस गार्डन के अंदर तुम, अच्छी खासी घास है, थोड़े बहुत पौधे हैं अच्छे वाले, फल वाले। इस गार्डन में तुम 20 रैबिट रख सकते हो, 20 रैबिट्स तुम रख सकते हो, और वो लोग उसे खा पी के वहां पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। और जब तुम वहां पे 5 रैबिट लाते हो, मतलब 20 रैबिट की कैपेसिटी है उस गार्डन की, अगर तुम वहां पे 5 रैबिट लाते हो, उन्हें रखते हो, तो वो ग्रो करेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा। रैबिट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका नंबर बढ़ेगा। 15 होंगे, 20 होंगे। अब उसके आगे नंबर जा नहीं रहा, 20 के ऊपर नंबर आपका जा नहीं रहा उस गार्डन के अंदर। तो वो क्यों होगा? क्यों आपका 20 के ऊपर नंबर जाएगा नहीं? सोचो। सर कैपेसिटी हाँ जी, बोलिए। कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी? उनकी कैपेसिटी इतनी होगी ना। गार्डन की कैपेसिटी नहीं है उनको रखने की। स्पेस गार्डन में, सर। हाँ, गार्डन में जो आपका खाना है वो 20 को ही लाइक सस्टेन कर सकता है। तो अगर उसके आगे नंबर बढ़ भी रहा है ना, तो वो ऑफस्प्रिंग मर जाएंगे, इनिशियल स्टेज में मर जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। उसी तरीके से बैक्टीरिया के भी जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, जहां पे वो ग्रो कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज कम रहेंगे। अब रिसोर्सेज अगर कम है तो आप इतना नंबर बढ़ा ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ देम विल डाई, मोस्ट ऑफ विल डाई वेरी अर्ली, बिकॉज रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास खाने के लिए। इस चीज को समझना, ये चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है। सो अगर आपके रिसोर्सेज ही नहीं होते ना, तो आपका पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है, इट विल स्टॉप अप टू सर्टेन एक्सटेंट ओनली। नहीं तो अगर ऐसा होता, तो इंसेक्ट हर जगह आपको इंसेक्ट दिखते हैं, बिकॉज इंसेक्ट का इतना नंबर बनता है जो वो एग ले करते हैं। अगर सबके सब सर्वाइव कर जाते ना, देन अर्थ की 2 लेयर कवर होती है इंसेक्ट के साथ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होती है, दे डिवाइड बट दे आर नॉट एबल टू यूज, दे डोंट गेट रिसोर्सेज टू सर्वाइव, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। ट्रू। तो ये आपको याद रखना है। इनका टाइम स्पेन कितना होता है वो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देखते हैं, eukaryotic cell division is much more elaborated process than a division of a prokaryotic cell। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका डिवीजन काफी कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू माय प्रोकैरियोटिक सेल। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने के पहले बनाने होते हैं क्रोमोसोम। सो यू हैव अ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन करना होता है हमें। सो एक तो ये चीज करनी होती है, वी हैव टू डू द क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। फिर क्या करना होता है हमें? हमें उसके बाद एक और चीज करनी पड़ती है, वी हैव टू डू समथिंग लाइक योर ऑर्गन्स को भी डुप्लीकेट करना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया और उन सब का भी नंबर बढ़ाना पड़ता है। सो ऑर्गेनल्स आल्सो हैव टू बी डुप्लीकेटेड। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपका कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया को इतना टेंशन नहीं होता, बट हमारे में कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स अ इलैबोरेटेड प्रोसेस। मेनी क्रोमोसोम्स नीड टू बी डुप्लीकेटेड अलोंग विद द ऑर्गेनल्स, यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, तभी आपका सेल डिवाइड कर पाएगा। ठीक है। ठीक है। नाउ विल हैव अ लुक एट दिस समथिंग नोन एज अ सेल साइकिल। अभी हम समझते हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर सेल साइकिल को। हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ये सेल साइकिल होता क्या है। लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग नोन एज योर सेल साइकिल। अब जब मैं बात करता हूँ सेल साइकिल की, ये जो पार्ट है ना बेटा, यही एक पार्ट है जो आपको समझना है सही तरीके से। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाला पार्ट सही तरीके से समझना नहीं है, बट ये वाला पार्ट आपको थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आ रहा है अच्छे तरीके से, देन आगे वाला पार्ट समझना इज लाइक पीस ऑफ केक होगा आपके लिए। ठीक है। तो जब आप सेल साइकिल की बात करते हो ना, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, मैंने बोला कि समझो आपका 24 आवर्स लग रहे ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए। तो अगर मैं इसको एग्जैक्टली डिवाइड करूंगा, तो इसमें मुझे क्या दिखेगा कि 24 आवर्स में से जो 1 घंटा होता है वो आपका लेता है आपका एम फेज।
या माइटोसिस वाला जो फेज होता है वो लेता है आपका 1 घंटा, दिस विल टेक अराउंड लाइक 1 आवर। तो बाकी जो 95% वाला जो टाइम है वो आपका टाइम होता है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल डिवीजन। ये चीज को यहाँ पे समझो कि अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो मैंने बोला था कि 24 घंटे लग रहे हैं आपके सेल को डिवाइड करने के लिए। तो 24 में से जो 1 घंटा होता है वो एक्चुअली माइटोसिस वाला होता है, जहां पे सेल लिटरली डिवाइड कर रहा होता है। बट उसके अलावा जो बाकी के जो 23 घंटे हैं वो स्पेंड करता है सेल इन प्रिपेयरिंग द सेल फॉर सेल डिवीजन। आपको सेल को प्रिपेयर करना होता है फॉर सेल डिवीजन बिफोर स्टार्टिंग दैट, और वो ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो उसमें आपको क्या दिखेगा, यू विल हैव समथिंग लाइक योर G1 फेज, आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए कुछ फेज जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा G1 फेज। देन उसके बाद आपको मिलता है आपका S फेज, देन यू विल हैव समथिंग। हाँ जी बेटा बताइए। विल हैव G1 समथिंग फेज, S फेज, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे होगा G2 फेज। लास्ट वन इज गोइंग टू बी योर G2 फेज, जो मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका होगा यहाँ सर पे ये G2। G1 G2 S फेज ये क्या है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बेसिकली है क्या। आपने ये देखो इस सेल साइकिल के अंदर ये आपका जो G1 S फेज और G2 फेज आपका जो यहाँ पे रहेगा ना, दिस थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसे समझने की यार ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये नाम सब यहाँ पे क्या है। ये जो आपकी जो फेज है ये एक्चुअली वो टाइम है जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द पॉसिबल डिवीजन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके कि समझो आपका सेल है, समझो लेट्स अज्यूम यू हैव अ सेल, यहाँ पे आपके पास एक सेल है और ये सेल कहता है कि यार मुझे अब डिवाइड करना है, मुझे अब डिवाइड करना है, तो वो एकदम से डिवाइड नहीं कर सकता, उसको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जब मैं कह रहा हूँ कि उसे अपने आप को प्रिपेयर करना है तो उसका मतलब क्या करना है, सो व्हेन आई से दैट सेल हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, देन इसका मतलब क्या होता है, इसको अपने क्रोमोसोम डुप्लीकेट करना है, इसको अपने क्रोमोसोम डुप्लीकेट करने हैं, मतलब डीएनए का कंटेंट डबल करना है, दैट्स वन थिंग। इसको बनाने हैं कई सारे प्रोटीन्स, इसको कई सारे प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन ये करेगा। उसके बाद इसने कई सारे नए ऑर्गेनल बनाने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नया बनाना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट नया बनाना पड़ेगा। तो ये सब जो आप कर रहे हो, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑर्गेनल फॉर्मेशन, ऑर्गेनल फॉर्मेशन। अब ये जितने भी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूं इसे हम बोलते हैं यहाँ पे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। जब सेल कहता है ना कि यार मुझे तो अभी क्रोमोसोम डुप्लीकेट करने हैं, प्रोटीन बनाना है, ऑर्गेनल्स को फॉर्मेशन करना है, सो दैट मींस सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर व्हाट, फॉर द सेल डिवीजन, फॉर द प्रॉपर सेल डिवीजन के पहले आपको ये प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और जो प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। याद रखना ये जो प्रिपरेशन वाला जो आपका पार्ट होता है, दिस प्रिपरेशन वाला पार्ट, जिसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे, इसे हम कलेक्टिवली हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारा G1 S एंड G2। और ये जो मेरे 3 फेज हैं जिसे मैं कह सकता हूं एज अ प्रिपरेटरी फेज, जिसे मैं कह सकता हूं एज अ प्रिपरेटरी फेज, इसके लिए एक और नाम होता है और वो नाम आपका यहाँ पे होता है इंटरफेज। इनके लिए एक और हम यहाँ पे नाम यूज कर लेंगे और वो नाम आपका यहाँ पे होगा इंटरफेज। तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं एज अ इंटरफेज ऑल्सो। तो इंटरफेज आपका कुछ नहीं है बेटा, इट्स अ फेज जहां पे सेल अपने को प्रिपेयर करेगा फॉर द पॉसिबल डिवीजन, राइट। और जब मैं कहता हूँ कि वो अपने को प्रिपेयर कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो अपने क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पे बढ़ाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, कई सारे ऑर्गेनल का फॉर्मेशन वो करेगा। तो ये सारी चीजें सेल ने करनी है डिवाइड होने के पहले, एंड दैट इज समथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय प्रिपरेटरी फेज, जिसको हम इवन कहते हैं हमारा एज अ इंटरफेज। और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, G1 S एंड G2। क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई भी चीज अगर इसमें समझ ना आ रही हो देन प्लीज गो अहेड एंड प्लीज लेट मी नो, अगर कोई पार्ट इसमें पता नहीं चल रहा तो पहले तो आपको इतना याद रखना है कि आपके 3 अलग अलग यहाँ पे फेज है। शीतल ये वाला पार्ट समझ आ रहा है आपको? सर G1 फेज यहाँ व्हाट इज सेइंग, क्या लिखा बेटा? ग्रोथ फेज है, यस बेटा वो ग्रोथ फेज है, यस G1 फेज को हम यहाँ पे ग्रोथ फेज 1 बोलते हैं। एक एक करके उसे हम देखेंगे, ठीक है। नाउ let's try to understand over here. So you have this G1 S and G2 फेज आपके यहाँ पे, एंड देन एंड में आपको फिर यहाँ पे माइटोसिस होता है जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड करता है, राइट। ये लेफ्ट में जो पिक्चर है उसे आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो। लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग अगेन। तो जब हम बात करें सेल साइकिल की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल साइकिल इज अ प्रोसेस बाय विच
डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, फॉर्मेशन ऑफ other organelles and subsequent division into two daughter cells takes place. तो ये जो हमने आपको पहले बताया वही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो आपका प्रोसेस है सेल साइकिल, ये आपका काफी टाइटली रेगुलेटेड है बाय जेनेटिक कंट्रोल। याद रखना, आपको जो सेल साइकिल यहाँ पे होता है वो काफी स्ट्रांगली रेगुलेट किया जाता है, काफी टाइटली उसे रेगुलेट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे समझ लो, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल को मालूम है कि उसे कब डिवाइड करना है और कब उसे डिवाइड नहीं करना। ऐसा नहीं होता बेटा कि सेल आपका हमेशा डिवाइड ही कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेल कह रहा है कि नहीं मुझे डिवाइड करना है और अपना नंबर बढ़ाता है। ऐसा कभी नहीं होता। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एक सेल को मालूम होता है कि उसे कब डिवाइड करना है और कब उसे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। और ये चीजें काफी अच्छे से रेगुलेट की जाती है बाय द जेनेटिक कंट्रोल। तो वाया योर डीएनए ये चीज को कंट्रोल करते हो कि कब आपका सेल डिवाइड करेगा और कितना डिवाइड करेगा, राइट। समझो एक सेल है, उसे डिवाइड करना है और 100 सेल और बनाने हैं, तो 100 ही बनाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज उसे टाइटली रेगुलेट किया जाता है। उसको रेगुलेट कर रहे हैं आपके जीन्स, उसे रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट करना मतलब उसको बता रहे हैं कि कब डिवाइड करना है और कब नहीं करना। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा आपके सेल साइकिल का। तो ये इतना आपको पहले तो यहाँ पे समझना है कि यार ये होता क्या है। एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है जीवन फेज, यू हैव द एस फेज, ठीक है। यहाँ पे यू हैव अ जीवन फेज, यू हैव अ एस फेज, यू हैव अ G2 फेज एंड देन यू हैव द माइटोसिस। माइटोसिस आपका बेसिकली रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, याद रखना, इट इज ओनली टेकिंग योर 1 आवर। ये आपका 1 घंटा ही लेता है पूरे फेज में, पूरे सेल साइकिल में इसने सिर्फ 1 घंटा लेना है। बाकी जितना भी टाइम स्पेंड किया जाएगा वो सारा किया जाएगा G1, S और G2 के अंदर। और याद रखना, G1, S और G2 आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय इंटरफेज। ये टर्म कभी भी वापस आए तो सही से आंसर करना है क्वेश्चन के अंदर। दिस विल बी कॉल्ड एज योर इंटरफेज। तो ये भूलना नहीं आप लोगों ने। योर G1, S phase and G2 phase are collectively called as your interphase. हमें करना ये है, हमें ये समझना है कि यार इन फेज में हो क्या रहा है, लाइक व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन दोस फेज। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ठीक है। और अगर नो है तब भी जोर से नो बोलो, सुनाई नहीं देता कई बार मुझे नो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये फेज है क्या, ठीक है। अब ये फेज समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगा ब्रीफ में, सुपरफिशियली। मैं चाहता हूँ कि उसे आप ग्रैब करो, मैं चाहता हूँ कि उसे आप समझ लो, क्योंकि अगर आप उसी चीज को समझ पा रहे हो देन कई सारी डिजीज जो होती है ना सेल से रिलेटेड, उन्हें आप समझ पाओगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस डिजीज का जो आप समझ पाओगे। अगर अगले 10 मिनट अगर आप थोड़ा अटेंशन देते हो ना सही तरीके से, देन यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड समथिंग लाइक योर कैंसर। ये आप समझ पाओगे। अगले 10 मिनट थोड़ा ध्यान दो, नॉट इवन 10, एक्चुअली 8 मिनट, 8 से 9 मिनट थोड़ा ध्यान दो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे अपना सेल साइकिल बनाता हूँ। समझो ये वाला जो मेरा पार्ट है मेरा M फेज है, ठीक है। देन आई विल मेक वन G1 फेज। हाँ जी, G1 में यहाँ पे बना दूंगा। ये मेरा होगा G1, आई एम राइटिंग G1 फेज। देन मैं यहाँ पे बनाता हूँ वापस से अपना S फेज। राइट S फेज, और आखिर में मैंने बनाना है अपना यहाँ पे G2 फेज। माय G2। अब स्टोरी को ध्यान से सुना है, ये स्टोरी बस सुन लो, समझना ठीक है। एक बस ये स्टोरी को समझ लो, स्टोरी समझ गए तो काफी चीजें आपके यहाँ पे सेट हो जाएंगी, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, यू हैव अ G1 फेज, यू हैव अ S फेज। अब G1 फेज और S फेज के बीच में यहाँ पे होता है एक चेक पॉइंट। G1 फेज और S फेज के बीच में एक यहाँ पे होगा चेक पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज नोन एज माय चेक पॉइंट नंबर 1। ये होता है चेक पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यू हैव अ G2 फेज, उसके बाद आपका आता है M फेज। सो ये होता है आपका, ये वाला होगा आपका M फेज, मतलब आपका माइटोसिस। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज और M फेज के बीच में यहाँ पे होगा एक और चेक पॉइंट। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द चेक पॉइंट। ये होगा मेरा चेक पॉइंट नंबर 2। और एक और चेक पॉइंट होता है जो आपका आता है माइटोसिस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं हमारा चेक पॉइंट नंबर 3। अब हम समझ सीखे ये चेक पॉइंट है क्या और इनका काम क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, ताकि आपको ये समझ आएगा। अगर आप लाइक जनरल एग्जांपल पहले आपको देता हूँ, सेल के रिलेशन में नहीं।
अगर आप इंडिया से समझो कोई दूसरे कंट्री में जा रहे हो कार लेके, समझो अगर आप डिसाइड करो कि यार आपको पाकिस्तान जाना है वाया कार, ठीक है, तो जब आप वहां पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे तो क्या होगा, वहां पे आपका चेक पॉइंट होगा, एक बड़ा सा चेक पॉइंट होगा। उस चेक पॉइंट पे क्या देखा जाएगा, देखा जाएगा कि आपका पासपोर्ट है या नहीं है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, राइट, सर वीजा। वीजा देखा जाएगा, राइट। सो ये सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। एंड कई बार पूछा भी जाएगा कि यार पर्पस क्या आपके वहां पे जाने का। सो ऑल दोस थिंग्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर सब कुछ सही लगता है उन्हें, देन वो लोग जाने देंगे। लेकिन आप में से कोई होगा जो चेक पॉइंट जाके बोलेगा मेरी मर्जी, मेरा दिल कर रहा है जाने का, मुझे जाना है, नहीं मैं तो चला जाऊंगा, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो वो नहीं जाने देंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग आपको वहां पे रोक देंगे, ठीक है। सो चेक पॉइंट इज समथिंग यू नो कि चेक पॉइंट का काम क्या होता है। चेक पॉइंट पे आप जाके चेक करते हो कि यार सब कुछ सही है ना, देन यू अलाउ द थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड। अगर चेक पॉइंट पे लगता है कि यार ये सही इंसान नहीं लग रहा, या ये तो गड़बड़ वाला पर्सन लग रहा है, इसका कोई रीजन है नहीं जाने का, ना ही कोई वैलिडेशन है, तो वो आपको जाने नहीं देंगे, वो आपको वहां पे रोक देंगे। कुछ सेम चीजें आपकी यहाँ पे होंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जीवन फेज जो आपका है, अगर मैं इसको अभी शॉर्ट में बताता हूँ, जीवन फेज जो आपका है, यहाँ पे क्या होता है, कई सारे आपके प्रोटीन्स बनते हैं, कई सारे आरएनए बनेंगे इसके अंदर, और इवन कई सारे आपके यहाँ पे ऑर्गेनल बनते हैं, कई सारे ऑर्गेनल भी यहाँ पे बनते हैं, राइट। उसे हम बाद में सेपरेटली देखेंगे। तो जीवन फेज में कुछ प्रोटीन बन रहा है, आरएनए बन रहा है। अगर ये प्रोटीन इनफ अमाउंट में नहीं बनता, अगर ये प्रोटीन इनफ अमाउंट में नहीं बनता, देन चेक पॉइंट नंबर 1 आपको आगे जाने नहीं देगा। चेक पॉइंट नंबर 1 आपको एस फेज के अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं देगा, अगर आपका प्रोटीन का अमाउंट सही नहीं है तो। ये चीज याद रखना, अगर जीवन फेज के अंदर आपका प्रोटीन का अमाउंट अगर आपको सही नहीं लग रहा ना, देन क्या होगा, आपका चेक पॉइंट नंबर 1 क्या करेगा, इट वोंट अलाउ यू टू गो बियॉन्ड दैट। इसका मतलब क्या होता है कि आपका सेल अभी रेडी नहीं है फॉर द फर्दर मूवमेंट ऑफ द सेल साइकिल। आपका सेल रेडी नहीं है आगे जाने के लिए, तो यहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा। द सेल साइकिल विल स्टॉप ओवर हियर ओनली। समझो अगर प्रोटीन चाहिए थे, 10 प्रोटीन चाहिए थे, आपके सेल ने अभी तक 4 बनाए, तो ये चेक पॉइंट उसे आगे जाने नहीं देगा। और वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यार जिसके पास प्रॉपर प्रोटीन बना ही नहीं है, उसने एस फेज में क्या ही करना है ढंग से, शायद वहां पे वो कुछ गड़बड़ कर देगा या सही से रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई यू डोंट गो बियॉन्ड दैट। सो याद रखना, चेक पॉइंट नंबर 1 होता कहाँ पे, बिटवीन G1 एंड एस फेज। और इसका काम होता है ये देखना कि यार एम्पल अमाउंट में प्रोटीन बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है, देन आप आगे नहीं जा सकते, आपका एस फेज चालू ही नहीं होगा। ये एक पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या आपको चेक पॉइंट नंबर 1 का काम यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? कोई अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग नाउ। सो दैट्स चेक पॉइंट नंबर 1। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका दूसरा चेक पॉइंट आता है, फिर आपका एस फेज होगा। एस फेज में आप करते हो जनरली यू डू द योर डीएनए रेप्लिकेशन। अभी मैं एक ही चीज लिखूंगा यहाँ पे, यू डू द डीएनए रेप्लिकेशन, आप यहाँ पे कर लेते हो। रेप्लिकेशन आपने कर लिया। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में वापस से आप कुछ प्रोटीन बनाते हो। अगेन अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज, आप प्रोटीन बनाते हो, आप इसके अंदर भी कुछ आरएनए आप बनाते हो, एंड देन यू हैव चेक पॉइंट नंबर 2। अब क्वेश्चन ये कि यार चेक पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या करेगा। चेक पॉइंट नंबर 2 ये चेक करता है कि क्या आपका डीएनए जो बनाया है आपने नया, जो आपने डीएनए रेप्लिकेट किया है, क्या वो सही से बना है या नहीं बना है। ये काम होता है देखने का मेरे चेक पॉइंट नंबर 2 का। So checkpoint number 2 is basically going to check whether the DNA which has been formed is formed correctly or not. जो आपका जो DNA वहां पे बना है, क्या वो सही से बना है या नहीं बना है, वो वहां पे चेक करेगा, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम। देखो यार, डीएनए सब कुछ है, डीएनए आपका सही से बना चाहिए। अगर ये सही से नहीं बना तो बात आगे नहीं जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट चेक पॉइंट नंबर 2 इज गोइंग टू चेक। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग ओवर हियर। लेट्स टॉक अबाउट चेक पॉइंट नंबर 2। Let's talk about your checkpoint number 2 over here. तो समझो अगर आपके डीएनए में कोई होता है एरर, इमेजिन कर लो कि आपने जो डीएनए रेप्लिकेट किया उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, राइट। अगर सब कुछ सही है, देन आप जाओगे माइटोसिस के अंदर। अगर चेक पॉइंट नंबर 2 पे दिखा है कि यार आपका डीएनए बिल्कुल सही बना है, देन यू कैन मूव ऑन टू द माइटोसिस। अगर लेकिन आपके चेक पॉइंट नंबर 2 पे दिखता है कि यार आपके डीएनए में है आपका एरर, अगर आपका डीएनए में समझो कोई एरर आता है, देन आप क्या करोगे, देन आपका चेक पॉइंट नंबर 2 बोलेगा कि इसे ठीक करो। सो यू विल इनिशिएट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। इसके थ्रू आप क्या करते हो, बेसिकली आप डीएनए को रिपेयर करना आप वहां पे चालू करते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आपका अगर डीएनए में एरर है तो आप उसे ठीक करना आप चालू कर दो, कि यार डीएनए को जो भी उसमें गड़बड़ है उसे आप फिक्स करना वहां पे चालू कर दो।
वो आपका चेक पॉइंट नंबर 2 आपका बोलेगा, राइट। अगर आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होने के बाद भी अगर आपका डीएनए में एरर रहता है, या आपने ट्राई किया, आपके सेल ने ट्राई किया उसे ठीक करने का, अगर वो ठीक नहीं हो पाता, उसके बाद भी अगर आपको एरर मिलता है, इसके बाद भी अगर आपको एरर मिलता है, इसके बाद भी अगर आपको डीएनए एरर मिलेगा, देन आपका सेल क्या करेगा, इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। किसी को याद है क्या होता था एपोप्टोसिस के अंदर? Programmed cell death. यस, सेल अपने आप को किल करने का प्रोसेस चालू कर देगा। अगर आपके डीएनए में एरर है रिपेयर करने के बावजूद, देन सेल विल किल इटसेल्फ, इट विल बी अ प्रोग्राम सेल डेथ। यहाँ पे आपका चालू हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ। तो इसका मतलब ये कि यार सेल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला डीएनए के साथ। अगर डीएनए में एरर है तो उसे ठीक करो, अगर ठीक नहीं हो रहा तो इट्स बेटर टू किल द सेल। सेल की वहां पे डेथ हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे सेल को डिवाइड नहीं करने दे सकते। अगर सेल के अंदर अगर डीएनए में एरर है तो क्या होगा, अगर उस सेल ने डिवाइड कर लिया, देन आपके हर एक जो नए सेल बनेंगे उस सेल में से, उसके सबके अंदर एरर होगा, राइट, क्योंकि वो तो हमेशा हमेशा एरर वैसा के वैसा ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप एरर ठीक कर सकते हो तो ठीक है। अगर एरर ठीक हो जाता है, इफ इट इज गेटिंग रिपेयर्ड, देन आप वापस आओगे, आपका सेल साइकिल चालू रहेगा। अगर ये रिपेयर हो रहा है तो अगर इट इज गेटिंग रिपेयर्ड, देन कोई दिक्कत नहीं है, देन आप कर लो, आपके एम फेज के अंदर आप आ जाओ, राइट। लेकिन अगर वो एरर रहता है, देन यू हैव टू किल योरसेल्फ। ये आपका चेक पॉइंट नंबर 2 याद रखता है। तो याद रखना, चेक पॉइंट नंबर 2 इट्स लाइक अ क्वालिटी कंट्रोल। ये इस चीज का ध्यान रखेगा कि खराब क्वालिटी का डीएनए या गलत डीएनए आपका आगे ना जाए। अगर गलत है तो उसे ठीक करो, ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं हो रहा, देन दे विल स्टार्ट किलिंग द सेल। क्या चेक पॉइंट नंबर 2 का काम आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड Sir, दिस थिंग। repeat कर दो. हाँ, तो इसमें हो क्या रहा है बेटा, समझो आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन होने के बाद आपने देखा कि यार उसमें तो कोई आ गया एरर, राइट। आपके चेक पॉइंट नंबर 2 ने चेक किया, उसे डीएनए को स्कैन किया, देखा यार इसमें तो एरर है। तो क्या करेगा, वो एक इनिशिएट करेगा पाथवे। ऐसा नहीं कि वो बोलता है कि यार मार डालो, ऐसा नहीं करेगा वो। पहले वो चालू करेगा एक पाथवे जिसे हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। अगर वो चीज रिपेयर हो जाती है, ठीक है, अगर आपका डीएनए रिपेयर हो जाता है, देन कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आगे जा सकते हो। उसे वापस चेक करेगा चेक पॉइंट नंबर 2 कि अच्छा रिपेयर हो गया, ठीक हो गया रिपेयर, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रिपेयर नहीं होता, देन क्या करेगा सेल लगा यार ये तो रिपेयर होने वाला है नहीं, इट्स बेटर टू किल द सेल, एंड देन इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ योर एपोप्टोसिस, जहां पे सेल की डेथ वहां पे चालू हो जाएगी। आप प्रोसेस चालू करेंगे जिससे आप सेल को किल कर सकते हो। ये इस तरीके से आपका काम करता है। दैट इज गोइंग टू बी योर चेक पॉइंट नंबर 2। तो आप समझो इस बात को कि यार सेल बड़ा ही हाईली रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। उसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइड करवा रहा है उससे, वो काफी ध्यान रखता है चीजों का, और ये बड़ा जरूरी है। अगर कोई गलत डीएनए चला गया आगे तो पूरा टिश्यू बिगड़ सकता है। इस चीज को आप समझो, अगर गलत डीएनए वाला अगर सेल आगे बढ़ गया ना, तो उस सेल ने आगे जाके पूरा टिश्यू बनाना है, और उस पूरा टिश्यू आपका गलत बन सकता है, या a large number of cell will be wrong cells or incorrect cells which might not function properly. So that is very important. Try to understand कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ आ रहा है, अब आप इतना तो समझ सकते हो कि ये बड़ा रेगुलेटेड चीज है। चेक पॉइंट नंबर 3 तुम अभी नहीं समझ सकते हैं, ये तुम ड्यूरिंग माइटोसिस तुम समझ पाओगे, ये तुम अभी नहीं समझ सकते। अभी तुम सिर्फ ये 2 चेक पॉइंट यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब एक फिक्स सोचो, अगर मेरी ये चेक पॉइंट काम करना बंद कर दे, अगर मेरे यहाँ पे चेक पॉइंट काम करना बंद कर दे, तो क्या हो सकता है? आपके सेल को कोई रोकने वाला ही नहीं है यहाँ पे डिवाइड करने से। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? अगर चेक पॉइंट नंबर 1 काम करना बंद कर दे, चेक पॉइंट नंबर 2 अगर काम करना बंद कर दे, अपना काम जो कर रहा है, तो कोई सेल को रोकने वाला ही नहीं है डिवाइड करने से। और सेल क्या करेगा? डिवाइड ही करता रहेगा हमेशा। द सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। माइटोसिस करेगा, जीवन पे वापस आएगा, वापस एस फेज, वापस डी टू फेज, वापस डिवीजन। कोई उसे रेगुलेट करने वाला ही नहीं होगा। सो इफ द चेक पॉइंट स्टॉप वर्किंग, मैं कह सकता हूं कि आपका सेल का नंबर वहां पे बढ़ने लगेगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. राइट, इफ योर चेक पॉइंट स्टॉप्स वर्किंग। हाँ जी, देखो यहाँ पे, अगर देखो चेक पॉइंट पे जो लोग थे उनका काम क्या था, देखना कि यार कौन जा रहा है इंडिया से पाकिस्तान, और उसके लाइक व्हाट आर द डज ही हैव राइट डॉक्यूमेंट्स और नॉट। अगर आपको चेक पॉइंट वहां से हटा दो,
सब लोग गाड़ी लेके जा रहे कराची, सब लोग गाड़ी लेके जा रहे लाहौर, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई रोकने वाले ही नहीं उनको, एवरीवन इज गेटिंग इनसाइड। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर आपका चेक पॉइंट यहाँ पे अगर आपका काम नहीं कर रहा, देन आपका सेल हमेशा मूव करता रहेगा। इट विल बी G1 से फटाफट आएगा ये एस फेस के अंदर, एस फेस से G2 के अंदर, और G2 से डायरेक्ट ही जाएगा माइटोसिस के अंदर। इसे कोई रोकने वाला होगा ही नहीं। और अगर ऐसा होता है, इफ चेक पॉइंट स्टॉप्स वर्किंग, याद रखना, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ चेक पॉइंट स्टॉप्स वर्किंग, if checkpoints do not work, then क्या होगा, you will have cell proliferation। इसका मतलब क्या होता है कि आपका सेल का नंबर यहाँ पे होगा इंक्रीज, सेल का नंबर यहाँ पे होगा। हाँ जी बेटा बोलिए। हद से ज्यादा वो होगा इंक्रीज। तो समझो आपका एक ये सेल है, in a matter of time you will have a large number of cell will be formed over here। और अगर आप देखोगे आपका ट्यूमर भी ऐसे ही बनता है। आपका जो ट्यूमर होता है ना बेटा, वो ऐसे ही बनता है, एंड दैट इज नथिंग बट योर ट्यूमर, जो आपको देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द कैंसर। तो कैंसर के अंदर जो होता है ना बेटा, सेल साइकिल रेगुलेट नहीं होता। याद रखना, कैंसर के अंदर सेल साइकिल रेगुलेट नहीं होता। आपके सेल्स बट डिवाइड ही करते रहते हैं, आपके सेल डिवाइड करते रहते हैं, उनकी डेथ नहीं होती और उनका नंबर बढ़ता रहता है, एंड दैट इज समथिंग व्हाट हैपेंस इन द कैंसर। तो कैंसर के अंदर अगर आप सही में देखने जाओ, आपके जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो आपके कोई ना कोई रीजन से आपके काम नहीं कर रहे होते हैं, एंड दैट लीड्स टू योर कैंसर, व्हिच इज नथिंग बट अ प्लोरिफरेशन ऑफ योर सेल इन अ मैटर ऑफ सम टाइम। पूरा आपको यहाँ पे ट्यूमर आपको बनते हुए आपको दिख जाता है। ये चीज होती है इसके अंदर, राइट। अगर कोई वायरस आता है ना आपके बॉडी के अंदर, कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो जब ये वायरस बॉडी के अंदर आते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले इन चेक पॉइंट को खराब करते हैं। पहले इन चेक पॉइंट नंबर 1, 2 को जाके वो लोग वहां पे खत्म करेंगे। जैसे आपके दोनों चेक पॉइंट खत्म हो गए, देन वायरस जानता है कि अब ये सेल आपका डिवाइड करता रहेगा, वो डिवाइड करेगा, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कैंसर। तो ये चीज इस तरीके से होती है आपके यहाँ पे। क्या इतना वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो गई। नाउ लेट्स स्लोली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये आपके चेक पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे याद रखना कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे। सो वी हैव सीन दिस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल। सर सिल्की कुछ पूछ रही है। हाँ जी बेटा वही है सर। ब्लड कैंसर में भी सेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड कैंसर में भी सेम ही चीज होती है कि आपके सेल डिवाइड ही करते रहते हैं। दे डोंट लाइक स्टॉप डिवाइडिंग, दे जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। तो उनका वो नंबर बढ़ता ही रहता है। अब आप सोच सकते हो, ट्रीटमेंट देते हैं ना पेशेंट को, हाँ जी बेटा बोलिए। जो मतलब कीमो वगैरह देते हैं ना पेशेंट को, तो उनसे क्या होता है? तो होता क्या है ना, होता क्या है कि समझो मैं, देखो कीमोथेरेपी में क्या होगा कि समझो आपका ये टिश्यू है और यहाँ पे एक आपका ट्यूमर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ट्यूमर बना हुआ है और आपका यहाँ पे वापस ये मतलब पूरा टिश्यू है आपका और यहाँ पे एक ट्यूमर बना हुआ है। तो जहाँ पे ट्यूमर बना है वहां पे सेल डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो हो गए कैंसरस हो गए वहां पे। तो नॉर्मली करा के जाता है कि पहले आप करते हो सर्जरी, सर्जरी करके आप इस ट्यूमर को निकालते हो। पहले आप करते हो सर्जरी, और सर्जरी करके आपने इस ट्यूमर को यहाँ पे निकाल देना है। अब ट्यूमर निकालने का मतलब यही नहीं होता कि सारे सेल्स मर गए। देखो ट्यूमर निकाल के सर्जरी करके आप ट्यूमर को निकाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन कुछ तो सेल्स रहेंगे और वो सेल अगर वहां पे जिंदा है तो आपस में ट्यूमर बन जाएगा। तो अब आपको करना पड़ता है आपका कीमोथेरेपी। अब आपको करनी पड़ती है आपकी कीमोथेरेपी। और जब आप कीमोथेरेपी करते हो तो क्या कर रहे हो आप, बेसिकली आप केमिकल्स यूज करके ये पूरे एरिया को आप लाइक खत्म कर रहे हो। तो कीमोथेरेपी से क्या होता है, जो कैंसर सेल होते हैं वो तो उनकी तो डेथ आप करते ही हो, और उसके साथ साथ जो आसपास वाले जो सेल होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ होती है। इसलिए कभी आप नोटिस करना कीमोथेरेपी के कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको काफी क्लियरली दिख जाते हैं। पर्सन हु अंडरगोस कीमोथेरेपी हैव अ सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी बिकॉज इट आल्सो डैमेजेस द नॉर्मल सेल एज वेल। तो ये आपको करना सर पड़ता है। हाँ जी बेटा बोलिए। तो कैंसर में तो वो भी होते हैं ना स्टेजेस? हाँ उसके भी स्टेज होते हैं, अलग स्टेज होते हैं, वो तो अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, बट यस दैट इज व्हाट यू गेट टू सी। कितना अर्ली आपका डायग्नोसिस होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे आप पता कर पाते हो। अगर आपका डायग्नोसिस काफी लेट होता है ना, कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता, तो उसके बेसिस पे पता चला कि यार आपका कौन से स्टेज पे कैंसर आपका है, 3rd 4th जो भी है, ठीक है। पर इतना रखना कि ये चीज होती है यहाँ पे, कीमोथेरेपी को इसलिए यूज किया जाता है ताकि यू किल ऑल द सेल्स ओवर देयर, ताकि वो
बने ही ना वापस, वैसा होता है उनका तरीका उन्हें मारने का, ठीक है। बट जनरली आफ्टर सर्जरी गो फॉर कीमोथेरेपी, पहले एक सर्जरी रन करते हैं एंड देन दे गो फॉर कीमोथेरेपी, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरफेस, क्या आता है वो हम देख चुके ऑलरेडी यहाँ पे। अ पार्ट ऑफ अ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच सेल ग्रोज, रेप्लिकेट्स ऑर्गेनल एंड डीएनए। तो ये वो टाइम है आपके सेल साइकिल का जहाँ पे आपके सेल ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा ऑर्गेनल्स को, डीएनए को, ठीक है। दैट्स योर इंटरफेस। याद रखना इंटरफेस में कलेक्टिवली तीन चीजें आपकी यहाँ पे आती है, G1, S एंड G2, ये तीनों चीजें आपकी आती है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय इंटरफेस, राइट। एम फेज वो होता है जहां पे एक्चुअली डिवीजन हो रहा है, दिस इज वेयर सेल एक्चुअली अंडरगोज डिवीजन एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये आपका एम फेज था जो हमने यहाँ पे देखा था, जिसमें एक्चुअली में आपके यहाँ पे डिवीजन हो रहा होता है, वो होता है आपका एम फेज, ठीक है। याद रखना एक्टिविटीज ऑफ द इंटरफेस ऑक्यूपाई 95%, पूरा टाइम तो आप इंटरफेस में स्पेंड कर रहे हो, और आपके सेल साइकिल का सिर्फ 5% जो आपका टाइम होता है वो आप स्पेंड करते हो ड्यूरिंग द माइटोसिस, रेस्ट ऑफ देम इज बीन स्पेंड इन द इंटरफेस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्लाइड जो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी ना। अब हमने क्या करना है ना, अब हमने समझना है कि यार ये G1 फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, इसे हमें यहाँ पे समझेंगे, राइट। तो अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक जनरल आइडिया लिया सेल साइकिल का, उसके बाद हमने देखा कि ये चेक पॉइंट्स क्या होता है, राइट। सो मैं कह सकता हूँ चेक पॉइंट्स रेगुलेट द सेल साइकिल, चेक पॉइंट्स रेगुलेट सेल साइकिल। तो ये चीज आप करेंगे, चेक पॉइंट्स आपके रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट योर सेल साइकिल, ठीक है। देखो अब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी आपको कुछ लाइक यू विल गेट इधर सम पीपल विल बी स्टैंडिंग उधर, कुछ पुलिस से होंगे, कुछ लाइक आर्म फोर्स वहां पे लोग होंगे जो आपका चेकिंग करेंगे, है ना। तो वैसे ही चेक पॉइंट जो आपके होते हैं ना, उसके ऊपर भी कुछ कोई तो भी होता है वहां पे, एंड दैट कोई तो भी कॉल्ड एज माय सम प्रोटीन्स। बेसिकली चेक पॉइंट पे कुछ प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, तो ये भी याद रखना, चेक पॉइंट्स पे आपको मिलते हैं कुछ प्रोटीन्स जिनका काम होता है ये सब चेकिंग करना। तो बेसिकली यहाँ पे आपके कुछ होते हैं प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स का नाम होता है साइक्लिन एंड सीडीके। ये दो टर्म आप याद रख लो। ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं उन पे जो आपको प्रोटीन्स मिलेंगे उनको हम बोलते हैं साइक्लिन एंड सीडीके, इतना याद रख लेना। You need to have two kind of proteins over there. One is called as my cyclin and one is going to be called as your CDK. बस इतना ही तुम्हें याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। नीट के लिए ठीक है, कोई दूसरी अगर एग्जाम देते हो लाइक ओलंपियाड, उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हो, बट अभी आप इतना याद रखो कि यू दिस नेम, जब भी आपके सामने मैं कभी ये नाम लू साइक्लिन एंड सीडीके, आपके दिमाग में आ जाए ये होते मेरे चेक पॉइंट पे लगते हैं मुझे, ये लोग, ये प्रोटीन मुझे चेक पॉइंट पे मिलेंगे। हाँ जी बेटा बोलो। चेक पॉइंट प्रोटीन, हाँ, चेक पॉइंट्स पे जो प्रोटीन्स होते हैं उनका ये नाम होता है साइक्लिन एंड सीडीके, सो दे आर द प्रोटीन्स। ये सब संभालते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कभी अगर आप कभी डिटेल में फ्यूचर में पढ़ोगे ना तो बड़ा आपको शायद अच्छा लगेगा, शायद इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे वायरस आके काफी टैक्टिकली सोचता है और कैसे वो टैक्टिकली आपके कुछ चेक पॉइंट्स को बंद करता है काफी सही तरीके से। और वो बंद भी इस तरीके से करता है कि सेल डिवाइड करे लेकिन आपका सेल साइकिल रेगुलेट ना हो। मतलब उसे हर चीज का ध्यान रखना है, उसे ये चीज का भी ध्यान रखना है कि यार सेल अपने आप को किलिंग करना चालू ना करे, राइट। इट हैज टू एंश्योर कि सेल डिवाइड भी करता रहे। सो वो काफी टेक्निकली सही चीजें करता है आपके सेल में जाने के बाद सोच समझ के, एंड देन योर सेल्स जस्ट स्टार्ट डिवाइडिंग विदाउट किलिंग इटसेल्फ, एंड दैट लीड्स टू कैंसर। कभी अगर आप ये पढ़ोगे ऑब्वियसली इन योर ग्रेजुएशन यू विल स्टडी दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द G1 फेज। G1 फेज को हम यहाँ से जिसे हम इवन कहते हैं हमारा एज अ गैप 1 फेज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज माई ग्रोथ फेज 1, राइट। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, सेल ग्रोज इन साइज, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपका सेल यहाँ पे साइज में ग्रो कर रहा है। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपका प्रोटीन एंड आरएनए आपके यहाँ पे बन रहा है, राइट। सेल का साइज यहाँ पे ग्रो करेगा, ये दो चीजें आपके यहाँ पे हो रही है। और उसके साथ साथ कई सारे ऑर्गेनल्स भी आपको यहाँ पे ग्रो करते हुए या बनते हुए आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनल्स मतलब आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, हमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने पड़ेंगे, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं हमारे, कई सारे हमें क्लोरोप्लास्ट बनाने पड़ेंगे। सो दे हैव टू बी फॉर्म ना। अगर आप एक नया सेल बनाने वाले हो, अगर आप एक सेल में से अगर आप एक और सेल बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा इसमें अमाउंट बनाना पड़ेगा ना ऑर्गेनल्स का। सो दैट इज समथिंग आल्सो हैपनिंग इन द G1 फेज। क्या रखना, ऑर्गेनल्स आप बना रहे हो,
प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो रहा है, सेल अपना साइज में ग्रो कर रहा है यहाँ पे, राइट। और ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब वो अपना नॉर्मल जो काम होता है ना, घरेलू काम, वो तो वो कर ही रहा है, राइट। नॉर्मल वर्क व्हिच सेल हैज टू डू, वो तो अपना कर ही रहा है, हाउसकीपिंग वाला काम तो वो कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये भी चीजें आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड दीज आर द इवेंट्स व्हिच हैव बीन हैपनिंग ओवर हियर। क्या आपको जीवन फेज यहाँ पे समझ आ रहा है? इस जीवन फेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या Yes, sir. जीवन फेज आपको सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, पक्का sir. sir, पक्का। ठीक है, कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई चीज रहेगी तो बता देना, या इंटरप्ट करके बोल देना कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि घर जाके चेक पॉइंट कार्ड में जो बताया था उससे खुद के नोट्स बना लो शॉर्ट में, कि कौन क्या कर रहा था, एटलीस्ट इतना रखना कि कौन कर क्या रहा था, बस कहाँ पे था चेक पॉइंट और वो उसका काम क्या था, उतना रख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एस फेज ओवर हियर। एस फेज को हम यहाँ पे समझते हैं यार, एस फेज में आपके यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एस फेज को इवन हम कहते हैं हमारे यहाँ पे सिंथेसिस फेज, और ये आपका जो फेज रहेगा यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा डीएनए। सो हियर यू विल गेट टू सी योर डीएनए रेप्लिकेशन विल हैपन। सर हाँ जी बताइए। सर जीवन फेज में साइटोप्लाज्म के अमाउंट में भी इंक्रीज होगा? Yes, you will find the cytoplasm is going to increase बहुत कम amount, like when the size of the cell will grow ना, तो उसके साथ ही आपका cytoplasm का भी आपका अमाउंट वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। Yes, तो वहाँ पे आपका cytoplasm का जो अमाउंट होगा वहाँ पे आपका इंक्रीज होगा along with the growth of your size of the cell। तो आपका सेल वहाँ पे ग्रो कर रहा है, so yes you will find the fluid content will also going to be increase to a small extent, but yes वहाँ पे वो इंक्रीज होता है। क्लोरोप्लास्ट वो बनाए जाएंगे, उनको बनाए जाएंगे, अगर एक होंगे तो आपको एक और एक दो बनाने पड़ेंगे। समझो अगर आपके पास 5 माइटोकॉन्ड्रिया है तो आप और 5 बनाओगे, क्योंकि जब नया सेल बनेगा उसमें भी तो वो होने चाहिए ना, तो उनका नंबर आप बढ़ाते हो। क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं। ह्यूमन में नहीं बेटा, प्लांट्स में तो होगा ना, लेकिन प्लांट्स में तो आप बनाओगे ना वहां पे। एनिमल्स में तो एनिमल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा और दूसरे ऑर्गेनल रहेंगे, लेकिन प्लांट्स में तो आपको बनाना पड़ेगा ना। सो दैट्स वन थिंग हैपनिंग इन द प्लांट्स, ठीक है। Now let's have a look at the S phase। यहाँ पे आपका होता है डीएनए रेप्लिकेशन, that's one thing you have to do। ये आपका वो टाइम है जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, राइट। सो डीएनए ऑफ द सेल गेट्स रेप्लिकेटेड, सो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड। जो भी डीएनए का अमाउंट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा डबल। तो अगर डीएनए का अमाउंट है आपका 2C, देन वो हो जाता है आपका यहाँ पे, इट विल कन्वर्ट इनटू योर नाउ 4C, राइट। तो आपका यहाँ पे डीएनए का अमाउंट आपका बिल्कुल यहाँ पे डबल हो जाता है, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि डीएनए यहाँ पे डबल हो रहा है, बट क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रहता है सेम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीएनए गेट्स डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। ये चीज आपको याद रखनी है कि क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम रहेगा। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। कई बार ये क्वेश्चन में आता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। याद रखना, डीएनए का नंबर बढ़ रहा है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा एस फेज के बाद भी। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर 2 और यहाँ पे है इसकी कॉपी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे है इसकी कॉपी, ठीक है। क्रोमोसोम 2 की यहाँ पे एक और कॉपी है। सो ये मेरा एक पेयर है पूर्ण क्रोमोसोम का। तो जब वो लोग डिसाइड करते कि यार अब हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इसकी एक ये कॉपी बनेगी, ये जो क्रोमोसोम है ये अपनी एक कॉपी बनाएगा यहाँ पे, राइट। और ये अपना यहाँ पे एक और कॉपी बनाएगा, इसने अपनी एक और यहाँ पे कॉपी बनानी है। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका, यहाँ पे डीएनए हुआ आपका यहाँ पे डबल, डीएनए आपका यहाँ पे होता है डबल, ये आपका यहाँ पे हो गया। दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। बट क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा बेटा, ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये आपका एक क्रोमोसोम है, याद रखना। सो इवन दो आपका डीएनए यहाँ पे डबल हुआ, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। Please remember this thing, chromosome number will remain the same, will be same after my S phase। ये क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे बना, या इन दोनों को हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। यू कैन कॉल देम एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड की पेयर बन जाती है और ये एक सिस्टर क्रोमैटिड की पेयर बन जाएंगी। बीच में यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के कौन रखेगा मेरा यहाँ पे? सेंट्रोमियर इसको इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के रखेगा, राइट।
तो आपको ये चीज याद रखनी है बेटा कि आपका डीएनए का यहाँ पे डबलिंग हो जाएगा, लेकिन आपका क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम रहता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। प्लीज ये चीज याद रखना, ये कई बार वो लोग पूछते हैं घुमा घुमा के। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, पक्का? sir. नो हो तो जोर से नो बोलना, कई बार यस के बीच में नो छुप जाता है इसलिए, या इवन अगर कोई चीज रिपीट करनी हो देन प्लीज लेट मी नो। सो ये चीज क्योंकि आती है एग्जाम में या कई बार क्वेश्चन में आ जाती है इसलिए, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे रहेगा सेम, राइट। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपके सेंट्रियोल्स यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं इन द एस फेज। प्लीज याद रखना, एस फेज के अंदर सेंट्रियोल्स भी आपके डुप्लीकेट करेंगे। ये बड़े जरूरी है आपके लिए, ये जरूरी है बिकॉज दे विल बी फॉर्मिंग योर स्पिंडल फाइबर्स। ये फ्यूचर में आपके स्पिंडल फाइबर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये आपके स्पिंडल फाइबर फ्यूचर में बनाएंगे, तो इनका भी डुप्लीकेशन होना बड़ा जरूरी है। सो याद रखना, सेंट्रियोल्स ऑल्सो डुप्लीकेट। उसके साथ साथ एक और आपके यहाँ पे प्रोटीन बनता है एस फेज के अंदर, जिसे मैं बोलूंगा हिस्टोन प्रोटीन। क्या काम होता है इनका? हिस्टोन प्रोटीन का बताओ कोई, क्या काम होता है हिस्टोन प्रोटीन का? मेरा डीएनए को कलेक्ट करना, डीएनए को कलेक्ट करना, डीएनए को रैपिंग में हेल्प करना, राइट, ट्रू। जो डीएनए होता है वो अपने आप को रैप करता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। से जो हिस्टोन प्रोटीन होंगे उनके आसपास मेरा डीएनए अपने आप को रैप कराएगा, ट्रू। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था और आपको याद रखना है। तो इनको भी बनाया जाता है इन द एस फेज के अंदर। याद रखना, एस फेज में आपका हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, सेंट्रियोल्स आपके बन रहे हैं यहाँ पे, यू आर आल्सो फाइंडिंग योर डीएनए गेटिंग फॉर्म, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम बट डीएनए गेट्स डबल्ड। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इट इज वन थिंग व्हिच बिकम्स अ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एस फेज। तो क्या सबको यहाँ पे एस फेज और जीवन फेज यहाँ पे क्लियर है? अगर क्लियर है देन क्विकली गिव मी अ यस इन द चैट। फटाफट मुझे चैट में यस बताइए अगर आपको जीवन फेज और एस फेज यहाँ पे क्लियर है तो। जल्दी जल्दी यस बताना आपको यहाँ पे, जल्दी गिव मी अ क्विक यस इन द चैट इफ दिस टू थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, ठीक है। नो भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिखना है। यू कैन आल्सो राइट नो, couldn't understand anything, you can also write something like that, ठीक है। so that's your G1 phase and S phase। इसके बाद जो आपका फेज आएगा वो आपका आएगा G2 फेज, जो कि हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैं आपसे काफी स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूंगा कि जब मैं आपको ये स्लाइड दे दूंगा ना आज, जो चेक पॉइंट वाली बात थी वो अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है। अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना ताकि वो उसी तरीके से आपको याद रह जाए। आपको उतना ही याद रखना उसके अंदर। मैंने लिख लिया क्लास में। बहुत बढ़िया, क्लास में लिख दिया तो जो है क्लास में लिखा है तो बस अपना टाइम निकाल के, इट वोंट टेक यार मोर देन 10 minutes, इट वोंट